वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो एक और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये 8वां फुल लेंथ टेस्ट है। 7 FLT बोले तो फुल लेंथ टेस्ट मैं करा चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लिंक प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ FLT लिखा हुआ है, RO फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, ये 8वां है। हिंदी के 10 टेस्ट करा चुका हूँ, वो भी देख सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन कारण बताना है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। क्या ये बात सही है भैया? तो बिल्कुल करी थी 1613 में जहांगीर ने। क्यों करी थी? क्योंकि 1611 में ब्रिटिश कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के पास स्वली में पुर्तगाली बेड़े को हराया था। बिल्कुल दोस्तों, इसी कारण से जो जहांगीर है वो बहुत इंप्रेस हुआ था और उसने क्या कर दिया था, सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी थी। यानी ऑप्शन C जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कह रहा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। पहला, दमन एवं दीव के बीच खंबत की खाड़ी है, मतलब गल्फ ऑफ खंबत इज सिचुएटेड बिटवीन दमन एंड दीव। तो ये तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। बिल्कुल दोस्तों, ये तो आपको पता होगा, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा दिल्ली है। ठीक है। तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। ठीक है, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित समाचार पत्रों को कालानुक्रम में, मतलब क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, सबसे पहले है द कलकत्ता क्रॉनिकल। तो द कलकत्ता क्रॉनिकल कब बना था दोस्तों? इस कलकत्ता क्रॉनिकल इस्टेब्लिश हुआ था पेपर 1786 में। कब हुआ था? 1786 में। ठीक, फिर कौन सा है? द कलकत्ता गैजेट। दोस्तों द कलकत्ता गैजेट ये 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में आया था। ठीक है, द कलकत्ता गैजेट। द बंगाल जर्नल की बात करें अगर, तो ये टाइम पीरियड याद रखो, 1785 में। ठीक है, और द बॉम्बे हेरोल्ड ये आया था 1789 में, सबसे बाद में। तो देखो इसमें से सबसे पहले कौन मिला? द कलकत्ता गैजेट, यानी 3। क्या मिला सबसे पहले? सॉरी, कलकत्ता गैजेट मतलब 2, यानी 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, फिर 4। यानी इसका सही ऑप्शन क्या बैठ गया? डी एकदम सही हो गया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। ये टाइम पीरियड याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। 4 में कह रहा है देश और राजधानी कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। देख लो दोस्तों, ज्योग्राफी मैपिंग पढ़ाने का नतीजा आपको अभी लाइव दिखाता हूँ मैं। ज्योग्राफी मैपिंग की सिर्फ अभी मैंने 2 क्लास ली है, 1 नंबर की क्लास। अगर आप वो पढ़ डालोगे तो आपकी ज्योग्राफी इतनी बढ़िया हो जाएगी। कैपिटल हो चाहे सारी कैपिटल, प्लस सारी लेक्स वर्ल्ड की, सारी माउंटेन, सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, इंडस्ट्री, सब बताऊंगा मैं उसमें। 2 लेक्चर बताएं, प्लेलिस्ट में बनी हुई है, नहीं देखी देख लो। ठीक, जॉर्जिया की राजधानी दोस्तों इनमें से कह रहा कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? जॉर्जिया की राजधानी क्या वियतांते है? तो गलत है दोस्तों। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, ये मैंने कल ही पढ़ाया है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है दोस्तों? क्विटो। ये मैंने कल ही पढ़ाया है ना, अगर आप लोगों में से पढ़ा होगा किसी ने कल, तो देखा होगा उसने, है ना, मेरे लेक्चर अगर देखे हों। तो ये बिल्कुल सही है। चलो अब ये तो सही है भाई, वो तो ठीक है। जो नहीं सही है वो देख लेते हैं। जॉर्जिया की राजधानी दोस्तों तिबिलिसी है। क्या है? तिबिलिसी, याद कर लो, आ सकता है, इसी टाइप की राजधानियाँ पूछा जाता है। तिबिलिसी, 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 क्या है? तिबिलिसी। ठीक है, जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी। ठीक है, इसको याद रखना। स्पेलिंग में फ़र्क हो सकता है, TBILISI, कई लोग ये भी लिखते हैं ना, तो तिबिलिसी है, ये याद रखो। इक्वाडोर की क्विटो है। क्यूबा की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हवाना है। क्या है? हवाना है। ठीक है, और लाओस की दोस्तों क्या है? लाओस की वियतांते है। और जॉर्जिया की ये तो आपके सामने लिखी। ठीक है, तो ये राजधानियाँ याद रखना, पूछ सकता है आपसे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी दोस्तों? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो दोस्तों आपको याद होगा, नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी भगत सिंह ने। किसने करी थी? भगत सिंह ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 1926 भगत सिंह। ठीक है, बाकी चंद्रशेखर आज़ाद अगर ऑप्शन में होते
तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और आपके राजगुरु, यशपाल, इन सब ने करी थी। पर ये भारत नौजवान सभा का क्रेडिट इनको जाता है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, पर आयोग जो मानता है वो भगत सिंह को मानता है, ठीक। और ये आयोग के हिसाब से, अभी कई लोग गूगल को कर लें तो पहला सजेशन चंद्रशेखर आज़ाद दिखाए तो वो कमेंट में आ जाए। तो एक चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो आयोग मानता है हम वो बताते हैं, और आयोग सिर्फ वही मानता है जो पीआईबी मानती है, गवर्नमेंट का डाटा मांगता है। आयोग किसी कोचिंग को नहीं मानता है, और हम लोग आयोग को मानते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आपको जो लगे वो आप कर सकते हो, स्वतंत्र हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। 10वीं अनुसूची 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में है क्या? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई है, तो बिल्कुल 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक याद हो, 1985 10वीं अनुसूची ऐड हुई थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। 11वीं अनुसूची 73 संविधान अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल समय पूछ ले तो 1992, ठीक है। 12वीं अनुसूची 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसका भी समय है 1992, ठीक है। तो ये तीनों ही दोस्तों सही हैं, यानी इसका जो उत्तर होगा सही वो होगा उत्तर ए। क्या हो जाएगा? उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजवंश और उसकी राजधानी, राजवंश और उसकी राजधानी, ठीक है। गढ़वाल राजवंश की राजधानी त्रिपुरी थी क्या? गढ़वाल राजवंश की राजधानी त्रिपुरी नहीं थी दोस्तों, ये गलत है। क्यों गलत है? ये क्या बना, एक सेकेंड, अजीब ही खेल है इसका भी। गढ़वाल की राजधानी त्रिपुरी नहीं है दोस्तों। गढ़वाल की राजधानी क्या थी? गढ़वाल की राजधानी थी आपकी कन्नौज। क्या थी? कन्नौज, याद रखिएगा, कन्नौज, ठीक है। गढ़वाल की राजधानी क्या थी दोस्तों? कन्नौज, ठीक है, कन्नौज। गढ़वाल की राजधानी कन्नौज हो जाएगी। चौहान राजवंश की राजधानी अजमेर, बिल्कुल सही है दोस्तों। कलचुरी डायनेस्टी जबलपुर भी सही है, और परमार राजवंश मालवा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गढ़वाल की क्या है? कन्नौज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। 8 कह रहा है पलाश निम्नलिखित में से किन दो राज्यों का राजकीय पुष्प है? पलाश किन दो राज्यों का राजकीय पुष्प है? पलाश। तो दोस्तों बहुत आसान है, ये पता होगा आपको, उत्तर प्रदेश का तो है ही है, और दूसरा नहीं पता होगा शायद। तो देखो यूपी और झारखंड, किसका? यूपी और झारखंड का राजकीय पुष्प है, ठीक है, पलाश। यूपी और झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प है पलाश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है जालौर मिट्टी, कौन सी? जालौर या अलूवियल साइज इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जलौड़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये बताना है, ठीक है। तो जलौड़ मिट्टी में दोस्तों क्या पाया जाता है? देखो सबसे पहली चीज़, जलौड़ मिट्टी आपको अगर पता हो तो ये गंगा जो बहती है ना, गंगा, वो अपने साथ जलौड़ मिट्टी लेके आती है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में चूना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में चूना पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और देश के मतलब ये भारत है, ये पूरी यहाँ अलूवियल सॉइल ही मिलती है। देश के 40% से ज़्यादा हिस्सों में अलूवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। इसमें पोटाश और चूना ये अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाणु ये कम होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर ये कम होते हैं। लाइम अच्छा खासा होता है, और पोटाश भी बहुत होता है इसमें, पोटाश भी बहुत होता है, ठीक है। चलिए 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां कह रहा है पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है दोस्तों? अगर प्रोटीन का संश्लेषण कराना है, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस कराना है इन प्लांट्स में, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। अगर पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण कराना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी जिंक की। साइंस में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने, किसकी ज़रूरत पड़ती है? जिंक की पड़ती है, ठीक है। तो इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए 11 देख लेते हैं। 11 क्या कह रहा है? औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति को 1887 में लिखी गई पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चित्रित किया गया है दोस्तों? तो ये किसने करा है? ये करा है दोस्तों पंडित रमाबाई। किसने करा है? पंडित रमाबाई, ठीक है, पंडित रमाबाई, ठीक है। तो इसको बुक को नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। 12 कह रहा है पौधों में उर्वरकों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए, पौधों में उर्वरकों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? विच रेडियो आइसोटोप इज यूज टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन प्लांट्स? किसका करते हैं? तो दोस्तों हम लोग कार्बन 14, किसका? कार्बन 14 का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, कार्बन 14 का करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 कह रहा है भारत के अलावा डचों की जीत के संदर्भ में सूची 1 और सूची को मिलाना है। मतलब डच ने कहाँ क्या इस्टेब्लिश करा?
ये पूछ रहा है डचों की और कहाँ कहाँ विजय हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। देखो 1605 में डचों ने जीत हासिल करी थी अम्बियोना में। कहाँ करी थी? अम्बियोना में करी थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1619 में दोस्तों ये करी थी मसाला दीस या स्पाइस आइलैंड, इंडोनेशिया के आसपास पड़ता है ये स्पाइस आइलैंड, वहाँ पे पकड़ा। 1658 में इन लोगों ने जीत हासिल करी श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में। और 1641 में इन लोगों ने जीत हासिल करी मलक्का में। ठीक है, तो यानी इसके हिसाब से जो सही उत्तर हुआ वो हुआ आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। 14 कह रहा है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे? दोस्तों कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में? तो दोस्तों ये मैं आपको इससे पहले वाले टेस्ट में भी बता चुका हूँ। क्या बताया था कि पहले नंबर पे जो है वो मिज़ोरम है, पहले नंबर पे मिज़ोरम है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। दूसरे नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों मेघालय है, सबसे ज़्यादा भौगोलिक प्रतिशत वन आवरण में कौन है? मेघालय है। चौथे नंबर पे आपका मणिपुर आता है, चौथे पे मणिपुर। तो 3 याद रखो ये। पहले पे कौन है? मिज़ोरम, अरुणाचल, मेघालय। मिज़ोरम, अरुणाचल, मेघालय। मिज़ोरम, अरुणाचल, मेघालय। तो मिज़ोरम पहले पे है, पहले पे है। अरुणाचल आपका दूसरे पे है। ठीक है, तो अरुणाचल हो जाएगा दूसरे नंबर पे। चलो, एलिसिन जिम्मेदार है, एलिसिन जिम्मेदार है भैया, किस चीज़ के लिए एलिसिन जिम्मेदार है ये बताना है। तो दोस्तों एलिसिन जिम्मेदार किस चीज़ के लिए होती है? लहसुन में जो आपकी स्मेल आती है ना, वो एलिसिन प्रेजेंट होता है उसमें, इसलिए आती है। लहसुन में जो बदबू आती है वो एलिसिन के ही कारण आती है। ठीक है, पर आलू का हरा रंग पूछ ले, अगर आलू में जो हरा रंग होता है वो किसके लिए होता है ये बताओ। तो दोस्तों ये सोलेनिन होता है। क्या होता है? सोलेनिन। लिख देता हूँ यहाँ, सोलेनिन। हिंदी इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं, सोलेनिन। ठीक है, प्याज में जो पीला रंग होता है दोस्तों वो किसकी वजह से होता है? वो केरेस्टीन होता है। क्या होता है प्याज में पीला रंग? केरसेटीन, केरसेटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है दोस्तों? केरसेटीन की वजह से। मिर्च में लाल रंग बहुत पूछता है, किसकी वजह से होता है? मिर्च जो लाल होती है किसकी वजह से होती है? कैप्सेनथिन होता है। कैप लिख देता हूँ, कैप्सेनथिन, कैप्सेनथिन। ठीक है, कैप्सेनथिन जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से दोस्तों क्या हो जाती है? मिर्च में लाल रंग होता है, प्याज में पीला रंग केरासिटिन, और आलू में हरा रंग सोलेनिन। ठीक है, और जो एलिसिन होता है वो स्मेल होती है गार्लिक। ठीक है, साइंस का अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर देख लेते हैं। चलिए, तो 16 में कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10,000 रुपये के वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल में सभी करों से मुक्त कर दिया गया था। बंगाल में सभी करों से मुक्त करी, तो ये गलत है दोस्तों। ये बंगाल में नहीं करा गया था, सूरत में करा गया था। 10,000 रुपये वार्षिक देना होगा, किसी तरह का टैक्स और नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि 17, और ये क्यों हुआ था? क्योंकि 1770 में फर्रुखशियार फरमान पढ़ा होगा आपने, फर्रुखशियार फरमान 1770 में, है ना, ये फर्रुखशियार फरमान जारी हुआ था। यानी ए गलत हो जाएगा, आर बिल्कुल सही है। ए गलत है, आर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ सूरत होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कृषि डाटा 2022 के अनुसार सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों बिल्कुल आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है, पहली बात। सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य ये गुजरात है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य ये दोस्तों गलत है, ये राजस्थान नहीं है, ये महाराष्ट्र है। ये कौन है? महाराष्ट्र है, तो इसको याद रखिएगा। और मीट प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश इस साल भी नंबर 1 ही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 18 देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, साधारण नमक, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, बिल्कुल बचपन से पढ़ रहे हो ये। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सही है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही है। कास्टिक सोडा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है दोस्तों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये पोटेशियम नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बाकी ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों पार्ट 3 यानी भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 4A में मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, ये भी सही है दोस्तों। पार्ट 8 में पंचायत नहीं है दोस्तों, पहली चीज। पार्ट 8 में क्या है?
संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 239 से 242, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। जो हमारा पंचायत है दोस्तों वो कहाँ पे, अगर आपको याद हो तो पंचायत है दोस्तों पार्ट 9 में। कौन से पार्ट में है, पार्ट 9 में, ठीक है। और 9A में है म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया दोस्तों, ये बताना है कि सबसे कम समय तक शासन किसने किया। तो ये तो आप तभी बता पाओगे जब आपको इनका टाइम पीरियड पता होगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अहमद शाह बहादुर, इसका टाइम पीरियड क्या था, तो इसका टाइम पीरियड था 1748 से 1754, 1748 से 1754। आलमगीर सेकंड का दोस्तों टाइम पीरियड 1754 से 1759 था। अकबर शाह सेकंड का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों, अकबर शाह सेकंड का, तो ये 1806 से 1837 हो जाएगा। बहादुर शाह सेकंड का 1837 से 1857 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखो सबसे कम समय तक किसने करा, आलमगीर सेकंड ने, मात्र 5 साल, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, एक सेकेंड, मतलब ये हो गया आपका आलमगीरी सेकंड, ठीक है। चलिए 21 देखते हैं। चलिए दोस्तों 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अनुच्छेद 51A इसमें मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं क्या, तो दोस्तों बिल्कुल 51A में मौलिक कर्तव्य है। 55 बात करता है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति या मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। आर्टिकल 176 रॉन्ग है दोस्तों, आर्टिकल 176 जो है ये गलत है, ये अटॉर्नी जनरल 176 में नहीं है। अगर पता हो आपको, अटॉर्नी जनरल सिर्फ आर्टिकल 76 से डील करता है, महान्यायवादी, क्योंकि 176 में जो है ये गवर्नर का अभिभाषण है या स्पेशल एड्रेस ऑफ गवर्नर, स्पेशल एड्रेस ऑफ गवर्नर है ना, गवर्नर का विशेष अभिभाषण दिया हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए, कह रहे निम्नलिखित में से किसने दीवाने वकूफ विभाग की शुरुआत की थी, तो दोस्तों दीवाने वकूफ़ इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि दीवाने वकूफ़ चलाया था जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने चलाया था। ये था क्या दोस्तों, क्या था ये दीवाने वकूफ़, इसमें जो भी खर्चा होता था ना, जो भी व्यय होता था, उसके कागजात की कितना कहाँ खर्चा हुआ, ये सब संभाल के रखना दीवाने वकूफ़ का काम था, है ना। तो एक अलग विभाग बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी दोस्तों, तो दोस्तों कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ पे जो हाईकोर्ट बना 1865 में बना, अगर याद हो आपको, कब बना था, 1865 में। अब इस टाइम जो वायसराय था वो कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये वायसराय था इस टाइम। अब इनका टाइम पीरियड भी याद रख लो, अगर पूछ ले तो 1864 से 1869 तक, ठीक है, याद रखिए। चलिए 24 देखते हैं। कह रहा मेहरगढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है, ठीक है। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में हसिया के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, बिल्कुल, तो हसिया का साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलता है, सही है ये। पहली बार कुम्हार के चाक पर तैयार मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। भैंस पाले जाने वाले का प्राचीन तम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलता है, ये भी सही है दोस्तों, भैंस के साक्ष्य भी वहीं से मिलते हैं, यानी इसके तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। अब आपसे पूछ ले मेहरगढ़ है कहाँ दोस्तों, तो मेहरगढ़ इस टाइम पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में दोस्तों चुना गया है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में, तो दोस्तों संविधान सभा की गठन आपको याद हो, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जब, तो राजेंद्र प्रसाद को तो परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया, वाइस प्रेसिडेंट जो चुना गया था एक आपके HC मुखर्जी को चुना गया था, दूसरा VT कृष्णामाचारी को चुना गया था, यानी ये दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो 26 देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया, ये बात क्या सही है दोस्तों, तो दोस्तों बिल्कुल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने करा था। टाइम पीरियड पूछ ले अगर, तो याद रखना 1878 हो जाएगा, ठीक। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प, या इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है दोस्तों, तो ये भी सही है। इसका टाइम पीरियड भी याद रखना 1882 के टाइम ही आया था। लॉर्ड लैंसडाउन ने भारत परिषद अधिनियम पास करा था, बिल्कुल सही है, 1892 में करा थे।
और लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम करा था, बिल्कुल सही है, ये भी 1904 में करा था। यानी विकल्प तो चारों एकदम मस्त है, सही है। अब एक चीज़ जो आपको और याद रखनी है, ये भी टाइम पीरियड आपसे पूछ सकता है, लॉर्ड लिटन का पूछ लेगा टाइम पीरियड क्या है। तो दोस्तों अगर याद हो आपका 1876 से 1880 लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड। रिपन का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, लॉर्ड रिपन का, तो लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड है वो है 1880 से 84, ठीक है। लैंसडाउन का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, 88 से 94, 1888 से 1894। कर्जन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1899 से 1905, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्जन का टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 27। 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। तो दोस्तों चुकंदर में जो हार्ट रॉट होता है या हार्ट रूट इन बीट रूट, ये बोरॉन की वजह से होता है क्या, तो ये बिल्कुल सही है, चुकंदर में हार्ट रॉट बोरॉन की वजह से होता है। और आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग, ये भी ऑक्सीजन की कमी से होता है, बिल्कुल सही है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस या इंटरनल नेक्रोसिस इन आंवला, ये दोस्तों मैग्नीशियम की वजह से नहीं होता है, ये गलत है। ये किसकी वजह से होता है, बोरोन की वजह से होता है, ये भी बोरोन की वजह से। और आम में लिटिल लीफ जिंक, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये याद रखिएगा, आम में लिटिल लीफ या लिटिल लीफ ऑफ मैंगो जिंक की वजह से, ठीक है। चलिए 28 देखते हैं। 28 में कहना है निम्नलिखित में से किस सह संयोजक यौगिक की ज्यामितीय आकृति कोणीय नहीं है, ठीक है। द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट कंपाउंड इज नॉट एंगुलर, ठीक है, ये बताना है, साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों देखिए, जल इसकी कोणीय होती है, इसकी क्या होती है, कोणीय होती है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड आपको अगर पता हो, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किसके बीच बनते हैं, पहली चीज़ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग से, शेयर करते हैं जब इलेक्ट्रॉनों का, साइंस में अगर पढ़ा हो आपने, शेयर करके बनता है। जैसे ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन का एक, तो ये 6 क्या करेगा, 2 इससे ले लेगा, और हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो एक है ही है, एक इससे ले लेगा, ये एक इससे ले लेंगे ना, कोवेलेंट बॉन्ड जो कहते थे। तो जल में तो बनता है, फॉस्फोरस में दोस्तों नहीं बनता है, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है P4 होता है ना, टेट्रा होता है, इसमें चतुष्फलकी होता है, इसमें क्या होता है, चतुष्फलकी, यानी फॉस्फोरस में नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी H2S में भी बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में भी बनेगा, है ना। फॉस्फोरस अकेला है तो टेट्रावेलेंट हो जाएगा, ठीक है, चतुष्फलकी ये हो जाएगा। चलिए 29 नंबर में क्या कह रहा है, अभिकथन और कारण बताना है, ठीक है। चलिए, नवाब मीर जाफर ने कंपनी के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार की अनुमति दी थी दोस्तों। तो क्या ये सही है, बिल्कुल, ये 1763 में, कब, 1763 में, बैटल ऑफ बक्सर से पहले मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना था तब ये करा था उसने, है ना। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था 1763 में, तब दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ संघर्ष में मीर जाफर की मदद की थी, बिल्कुल। अब मीर जाफर को गवर्नर बनना था, इसलिए ये भैया वहाँ का गवर्नर बना और इसने कंपनी को ये सारी फैसिलिटीज़ मुहैया कराई। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सी एकदम सही है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। 30 देखते हैं। 30 कह रहा है रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में जोड़े गए स्थलों में निम्न में से किस स्थल का क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक है, किसका क्षेत्रफल सबसे कम है ये बताना है। पहला क्या है, वडुवर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वडुवर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तो इसका जो क्षेत्रफल है 0.96 स्क्वायर किलोमीटर है, 0.96। पाला आर्द्र भूमि, देखो ये डाटा नहीं भी याद रहेगा चल जाएगा, पर ये कहाँ है ये जरूर याद रखना, वडुवर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, पाला वेटलैंड मिजोरम में है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 18.5 के आसपास या 8 के पास है, ठीक है, 5 या 8 स्क्वायर किलोमीटर। सिरपुर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश में है, ये 1.61 स्क्वायर किलोमीटर में। नंदा लेक गोवा में है दोस्तों, ये सबसे छोटी है, नंदा लेक गोवा का सबसे छोटा 0.42 स्क्वायर किलोमीटर है। तो कहने का मतलब है ये डाटा भूल भी जाओ तो चल जाएगा, ये याद रखना कि नंदा झील गोवा में है, सिरपुर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश, पाला आर्द्र भूमि मिजोरम, वुडुवर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ठीक है। चलिए 31 देख लेते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के संबंध में सही वो बताना, लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 के बारे में है ये। मवेशियों की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश इज सेकेंड इन टर्म्स ऑफ कैटल पॉपुलेशन, तो ये सही है दोस्तों, ठीक है। भेड़ों की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है भेड़ों में, तो ये भी सही है, उत्तर प्रदेश 10वें नंबर पे है शिप पॉपुलेशन में। ऊँटों की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है दोस्तों, यू विल बी शॉक्ड, यस,
ये भी सही है। उत्तर प्रदेश ऊँटों की दृष्टि से चौथे नंबर पे, यानी इसके 1 2 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये डाटा एकदम कंठस्थ करिए। 32 देखते हैं, 32 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मॉर्ले मिंटो सुधारों ने उभरते लोकतंत्र को मार डाला है। मॉर्ले मिंटो सुधारों ने उभरते लोकतंत्र को मार डाला है, ये किसका कहना था। और मॉर्ले मिंटो याद हो अगर आपको 1909 में आया था, सॉरी 1909 है ना। चलो, मॉर्ले कौन थे आपके, वॉयसरॉय। मिंटो मॉर्ले सेक्रेटरी, मिंटो वॉयसरॉय। ठीक है, तो ये बताइए ये किसका कहना था। तो ये कहना था आपका KM मुंशी का, KM मुंशी, है ना। मतलब कॉम्युनल वो ले आए थे ना जब सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों के लिए, तो ये हो जाएगा इसका नन ऑफ दीज KM मुंशी। 33 नंबर, 33 क्या कह रहा है दोस्तों। 33 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। राजद्रोह रक्षण सभा अधिनियम 1907 या सिडिशियस प्रोटेक्शन मीटिंग एक्ट 1907 बिल्कुल सही है। भारतीय समाचार पत्र अपराध हेतु प्रेरण अधिनियम 1908 या इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट और ऑफेंस एक्ट 1908 बिल्कुल सही है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1909 ये गलत है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1909 में नहीं आया था, 1908 में आया था, 1908 में आया था। ठीक है, इंडियन प्रेस एक्ट बहुत फेमस है 1910 में। ठीक है, ये सब सही है, सी गलत हो जाएगा। 34 देख लेते हैं दोस्तों, 34 क्या कह रहा है। 34 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ठीक है, कौन सा कथन सही है। सातवाहन शासकों ने भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया है दोस्तों। तो दोस्तों यही गलत हो गया, क्योंकि तांबे के सिक्के सबसे ज़्यादा सातवाहनों ने नहीं करे थे जारी, ये किसने करे थे, कुषाणों ने। किसने करे थे, कुषाण शासकों ने, है ना, कुषाण शासकों ने करे थे, सबसे ज़्यादा कुषाण शासक ने करे थे। कौन से कलर, मतलब तांबे के। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये तो सही है, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में गौरिक मृदभांड या ऑकरी कलर पोट्री का नाम करा गया था। ठीक है, तो ये सही है, मतलब कहने का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतरिम सरकार 1946 में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। तो ये इससे पहले वाले टेस्ट में भी मैंने आपको कराया था कि आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाईज है, ये किसको मिली थी अंतरिम कैबिनेट में। तो ये मिली थी डॉक्टर जॉन मथाई, क्रिश्चियन थे जो, डॉक्टर जॉन मथाई को मिली थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जोगिंदर नाथ मंडल को क्या मिला था अगर पूछ लेता, तो इनको मिला था लॉ मिनिस्ट्री। क्या मिली थी, विधि मंत्रालय, हिंदी में कहें तो विधि मंत्रालय मिला था इनको। ठीक है, लियाकत अली खान बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इनको, तो इनको दोस्तों मिला था फिनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय। कौन सा, वित्त मंत्रालय इनको मिला था या फिनेंस मिनिस्ट्री। जॉन मथाई हो गया। राजगोपालाचारी को मिला था शिक्षा एवं कला, या हिंदी में बोले तो शिक्षा एवं कला, एजुकेशन एंड आपका आर्ट, एजुकेशन एंड आर्ट, ये हो गया राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलो एक ये वाला क्वेश्चन इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आ सकता है, क्योंकि कानूनों में बदलाव हुआ है इस बार। ठीक है, पूछ सकता है। भारतीय दंड संहिता 124A के तहत दमनकारी कानूनों को किस वर्ष नए प्रावधानों के साथ नई धारा 156A में पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेडिशन का नाम सुना होगा जो 120A में था, तो ऐसे ही इसको कब डाला गया था, ये डाला गया था 1898 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। चलिए 37 देखते हैं, 37 क्या कह रहे हैं। मिलान करना है हमको दोस्तों राज्य और मैनग्रोव स्थल। तो ये इससे पहले भी एक टेस्ट में मैं करा चुका हूँ, मैनग्रोव स्थल इसके, आई होप आपको याद हो गया होगा। कोरिंगा कहाँ है दोस्तों, कोरिंगा आंध्र प्रदेश में है, कोरिंगा बिल्कुल सही है, कोरिंगा आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा मैनग्रोव स्थल है, तमिलनाडु में तो मुथुपेट, तमिलनाडु में मुथुपेट है। केरल में दोस्तों कौन सा पड़ेगा आपका, केरल में तो कन्नूर जो है दोस्तों ये केरल में है, और कर्नाटक कुंडापुर, कर्नाटक कुंडापुर, यानी इसका 1324 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1342। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, एक बार और मैच करा दूं, आंध्र प्रदेश कोरिंगा, तमिलनाडु मुथुपेट, केरल कन्नौर, कर्नाटक कुंडपुर। ठीक है, चलिए 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। प्राथमिक पोषक तत्व कार्बन होता है, प्राइमरी न्यूट्रिशंस कार्बन होते हैं दोस्तों, तो ये तो सही है। द्वितीयक पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिशन कैल्शियम को कहा जाता है, ये भी सही है। सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिशन क्लोरीन होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है,
ये तीनों ही सही हैं दोस्तों, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं। 39 कह रहा है डैश को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जहां से स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ की घोषणा हुई थी। ये कब हुआ था दोस्तों? देख लो बहुत क्लोज ऑप्शन आते हैं, 7, 8, 9 दे देगा। सब तो 1905 है, आपको पता होगा बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 7 अगस्त 1905। 40 कह रहा है संसद के साधारण बहुमत से, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से, किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जीएसटी, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य तो ऐसे हो ही नहीं सकते ना, इसके लिए तो आपको क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, प्लस राज्यों का भी कंसेंट चाहिए, है ना? कम से कम आधे राज्यों का कंसेंट चाहिए। यानी इनमें से तो कोई नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 41 देखते हैं, फसल और उत्पादन में प्रथम। ठीक है, ये बताना है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं जूट और मेस्टा, इसमें कौन प्रथम है? तो इसमें हमेशा दोस्तों पश्चिम बंगाल ही रहता है, इतिहास से करता आ रहा है ये उसकी। लीची में दोस्तों कौन प्रथम है? लीची में, तो लीची में दोस्तों प्रथम है बिहार, लीची में प्रथम है बिहार। मक्का में दोस्तों, मक्का में कौन प्रथम है? मक्का में दोस्तों प्रथम है आपका नहीं, ये तो गलत है, गलत विकल्प का चयन करना। हाँ ठीक है, मक्का में मध्य प्रदेश तो नहीं है। मक्का में दोस्तों कौन है अगर? तो ये है दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका गलत है। आम में उत्तर प्रदेश तो रहते भी, उत्तर प्रदेश के आम तो बहुत फेमस है ना, तो ये सफ़ीपुर वगैरह में खाए होंगे आपने। चलो 42 देख लेते हैं। कह रहा वॉरेन हेस्टिंग 1772 में शुरू की गई इजारेदार प्रथा या इजारेदारी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इजारेदारी सिस्टम का, तो इजारेदारी सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य था अधिक भू राजस्व एकत्र करने के लिए था। ये किस लिए था? एक नई भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत करी थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाए? कर आ जाए, मतलब भू राजस्व जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, और इजारेदारी प्रथा मुख्यतः बंगाल में ही लागू करी गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे? बंगाल में लागू करी गई थी सबसे ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए लोगों को मैच करना है फसल और संबंधित रोग। ठीक है, ज्वार में कौन सा रोग लगता है? गन्ने में, मूंगफली में, बाजरा में, ये बताना है। ठीक है, तो ज्वार में दोस्तों जो रोग लगता है वो है कंडुआ। कौन सा रोग? कंडुआ रोग ज्वार में लगता है। गन्ने में रेड डॉट लगती है, बिल्कुल सही बात है। मूंगफली में दोस्तों कौन सा ये रोग लगता है? तो मूंगफली में टिक्का लगता है। क्या लगता है? टिक्का। और बाजरे में दोस्तों हरित बाली, बाजरे में हरित बाली। यानी इसके हिसाब से 1, 2, 4, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। 44 देखते हैं। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 की आयु वर्ग में बाल श्रमिकों की समस्या से संबंधित था। मतलब इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो थी 1881, उसमें किस एज के ग्रुप की बात करी गई थी दोस्तों? ये बताना है। ठीक है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ये दोस्तों बात करता है 7 से 12 आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, 7 से 12 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 45 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया। ठीक, भारतवर्ष हैज़ बीन मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस टाइम देख लो भारत की डिबेट कितनी चल रही है, इंडिया भारत क्या होना चाहिए, तो ये आ सकता है। ठीक है, और ये करेक्ट है। चीनी लोग भारत को यिंतू के नाम से पुकारते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। चीनी लोग भारत को क्या कहते हैं? यिंतू कहते हैं, है ना? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। चीनी लोग भारत को यिंतू कहते हैं। ठीक है, चलो 46 देखते हैं दोस्तों। 46 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली है। क्या संसद के दोनों सदनों की बैठक हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, मतलब ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल सही है। और ये आर्टिकल 108 में है, ये तो याद होगा आपको। अमेरिकी संविधान से हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है, तो ये भी सही है, आर्टिकल 61 में है। एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 55 में आता है या 56 में आएगा, ऐसे ही है 55, 56। तो ये सारे ही तीनों ही सही हैं दोस्तों, यानी ये सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है,
चलिए 47 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले, बहलोल लोदी ही वह सुल्तान था जिसने व्यापारियों के पास पूंजी लगाई। बहलोल लोदी वॉज दी ओनली सुल्तान हु इन्वेस्टेड कैपिटल विद दी मर्चेंट, ठीक है। तो क्या ये बात सही है दोस्तों? नहीं। जिसने व्यापारियों के पास पूंजी लगाई थी वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था ये, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाई थी। ये गलत है, बहलोल लोदी नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक था। 1328 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य की राजधानी को देवगिरी से स्थानांतरित करके इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। जी हाँ, देवगिरी को कर दिया था दौलताबाद। तब कोई दिक्कत नहीं। अगर अब हम वापस से देवगिरी कर दें तो लोगों को बुरा क्यों लगता है भाई, क्यों लगता है? अगर आपके घर पे कब्जा हो गया था कभी, तो आप अब अगर वो वापस ले लें तो उसमें क्या बुराई है यार? भाई इसने कर दिया, इसके बाप की बपौती थोड़ी थी। तो देवगिरी को इसने दौलताबाद क्यों करा भाई, क्यों करा इसने? फिर अगर हम कर रहे हैं तो क्या समस्या है इसमें? अब कई लोग न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल की बात ठीक है, पर ये बात भी सही है ना, क्यों करा? तो अब हम वापस कर देंगे तो समस्या क्या आएगी इसमें? चलिए 48 देखते हैं। 48 नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 तक राज्य के सभी कितने करोड़ परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? तो ये रखा गया है 2.26 करोड़ परिवार को, ठीक है, बी हो जाएगा इसका। चलिए 49 में कह रहा है पुस्तकों और उनके लेखकों, पुस्तक और उनके लेखकों के संदर्भ में मैचिंग करनी है आपको, ठीक है। दश रूपक पुस्तक ये किसने लिखी थी दोस्तों? दश रूपकम, तो ये लिखी है धनंजय ने। दश रूपकम धनंजय ने लिखी है। उरुभंग, उरुभंग किसने लिखी दोस्तों? तो उरुभंग लिखी है भास ने, उरुभंग भास ने लिखी है। काव्यादर्श या काव्यदर्शा, काव्यादर्श ये किसने लिखी है दोस्तों? काव्यादर्श ये लिखी है दांडिन ने, काव्यादर्श दांडिन ने लिखी है। वेदांत सार दोस्तों ये सदानंद ने लिखी, वेदांत सार सदानंद ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर से बता देता हूँ, दश रूपकम धनंजय, उरुभंग भाष, काव्यदर्शा दांडिन और वेदांत चारा सदानंद, ठीक है। चलिए 50 कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट का सवाल है ये, कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। तो तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों, देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। प्रधानमंत्री आवास निर्माण में, प्रधानमंत्री आवास निर्माण में उत्कृष्टता तथा ग्रामीण आवास निर्माण में उत्कृष्टता के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 2018 में इकोसिस्टम इंडिया एसएम फोरम द्वारा एमएसएमई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है, ये भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो इसमें से कोई कथन गलत नहीं है, ठीक है, ये तीनों ही सही है। 51 देखते हैं, कौन सा बहमनी शासक भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया? बहुत बढ़िया शासक था ये। कौन सा शासक था दोस्तों ये? तो ये था आपका अलाउद्दीन हसन। कौन था? अलाउद्दीन हसन था ये, ठीक है। इसने ब्राह्मणों से, मतलब हिंदुओं ही से बोल दिया था जजिया कर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए 52 देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। मतलब ये सेंट्रल बजट का क्वेश्चन है। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में जमा की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी जिनसे नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी। तो ये दोनों ही सही हैं दोस्तों, ये दोनों ही सही कथन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 53 देखते हैं, निम्नलिखित को कलानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, कलानुक्रम में व्यवस्थित करना है। राज्य है और स्थापना वर्ष, बीजापुर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बीजापुर, बीजापुर की स्थापना हुई 1489 यानी 1489। अहमदनगर की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये हुई 1490 में, 1490 में, ठीक है। गोलकुंडा की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई 1512 में, ऐसे याद रखना दोस्तों। बीदर की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये हुई 1619 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बीजापुर 1489, अहमदनगर 1490, गोलकुंडा 1512 और आपका बीदर 1619। तो इसके हिसाब से सही ऑप्शन क्या बना? 1 2 3 4 देखो एकदम सही, यानी आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
54 नंबर देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में गलत विकल्प चुनना है। क्या करना है? गलत को चुनना है। कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। वन आवरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा वृद्धि खुले वनों में देखी गई है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो? फॉरेस्ट कवर के हिसाब से देखें तो ओपन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है, ये सही है। कार्बन स्टॉक के मामले में अरुणाचल प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। कार्बन स्टॉक के मामले में अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक के मामले में, प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक के मामले में जम्मू कश्मीर देश का पहला स्थान है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, कार्बन स्टॉक में अरुणाचल प्रदेश, प्रति व्यक्ति या प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक में जम्मू कश्मीर। तो इसमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो 55 कह रहा है, हाल ही में सफ़ेद भागों के संरक्षण और आकर्षण बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की भांति उत्तर प्रदेश के किस शहर में व्हाइट टाइगर सफारी विकसित करने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपी की दृष्टि से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ बनेगी व्हाइट टाइगर सफारी? तो ये बनेगी प्रयागराज में। कहाँ बनेगी? प्रयागराज में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 56 देखते हैं। 56 नंबर क्या कह रहे हैं? ग्रीन मफलर योजना। कौन सी? ग्रीन मफलर योजना के तहत, ग्रीन मफलर योजना के तहत ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए घर या रिहायशी इलाकों के आसपास किन पेड़ों को लगाया जाता है दोस्तों? काफ़ी आसान है ना? देखते होगे ना, साउंड को कम करते हैं ना, हाईवे में जितने पेड़ लगा दो तो उसकी तरह साउंड कम होगा, है ना, धूल भी कम आती है। तो दोस्तों कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? आपने नीम के पेड़ देखे होंगे बहुत सारे, नीम के पेड़, और एक अशोक का पेड़ दोस्तों बहुत लगाया जाता है। ये ध्वनि को बहुत कम करता है, ध्वनि प्रदूषण को। नीम और अशोक के पेड़, नीम और अशोक के पेड़ दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा, इसका सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में गलत विकल्प चुनना है। कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार 2 फरवरी 2021 से प्रत्येक सप्ताह प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित कर रही है। इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। तो दोस्तों इसमें क्या कोई गलती है? तो दोस्तों बिल्कुल इसमें एक गलती है कि ये 2 फरवरी 2021 नहीं है, 2 फरवरी 2020 से चालू हुआ है, तो इसलिए गलत हो जाता है। बाकी चीज़ें तो सही है। कौशल विकास नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, यानी इसका गलत पूछ रहा था कौन सा है, तो गलत स्टेटमेंट सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 देख लेते हैं। उश्र कर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? उश्र टैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा उश्र कर के मामले में? तो दोस्तों उश्र कर यह मुसलमानों से वसूले जाने वाला भूमि कर था। उश्र कर क्या था? लैंड टैक्स जो लिया जाता था मुस्लिमों से, उसको उश्र टैक्स बोलते थे। सही है। प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि से उपज का 10% भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, कितना टैक्स लेते थे? 10% मात्र लेते थे, तो ये भी सही है। और कृत्रिम साधनों से सिंचित भूमि से, कृत्रिम साधनों से सिंचित भूमि से उपज का 5% लिया जाता था भूमि कर। मान लो आपने 10 कुंटल उगाया, उसका 5% ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उश्र टैक्स। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये, याद रखिएगा। चलिए 59 नंबर देखते हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के संदर्भ में सही विकल्प आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? पशुधन की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है पशुधन की आबादी की दृष्टि से, ये सही है। भैंसों की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भैंसों की आबादी की दृष्टि से बिल्कुल मिल्च एनिमल बहुत ज़्यादा है। और घोड़ों की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, घोड़ों और टटुओं। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये सारे ही बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चारों। 60 देखते हैं क्या कह रहे हैं। 60 तो काफ़ी आसान है दोस्तों, इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ इसको। इन युद्धों को क्रोनोलॉजी में सेट करना है, तो दोस्तों अब तक तो एकदम याद हो गया होगा। चंदेरी का युद्ध 1528, चंदेरी का युद्ध 1528, घग्गर का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540। अब तक तो याद हो गया होगा। तो देखो एकदम सही क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 बैठ रही है, एकदम 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश किस देश की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता है, कह रहा है। ठीक है, किस देश की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश आपका, ये आपको अगर पता हो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है,
तो ये देखिए चाइना से करेगा क्योंकि ऊपर तो चाइना है, बगल में भूटान है और इधर म्यांमार है ना, तो चाइना भूटान म्यांमार तीनों ही से करता है, तीनों ही से करेगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसका ऑप्शन डी हो। चलिए 62 क्या कह रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का वनावरण क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, कौन सा टाइगर का जो फॉरेस्ट रिजर्व होता है, टाइगर रिजर्व होता है, वो सबसे बड़ा है। तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व एक है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम, तो ये तो आंसर है पहली बात इसका, और ये सबसे बड़ा है नंबर 1। दूसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों वो सिमलीपाल है। कौन सा सिमलीपाल? नागार्जुन सागर है कहाँ दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में है। सिमलीपाल पता होगा आपको उड़ीसा में है। इंद्रावती दोस्तों ये कहाँ पे पड़ेगा आपका? इंद्रावती है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ये तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए 63 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नेफ्थलीन का नहीं है? कौन सा उपयोग नेफ्थलीन का नहीं है? कीटाणुनाशक के रूप में नेफ्थलीन यूज होता है, बिल्कुल होता है। कीड़ों को कपड़ों से दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में देखा होगा नहीं, सफ़ेद सफ़ेद गोली रख देते हैं, महकती, गंधक बोलते हैं जिसको, ये भी सही है। आतिशबाजी में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने में भी इसका यूज़ करा जाता है ना, कलरफुल उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी एकदम सही है, यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेफ्थलीन का उपयोग ये तीनों ही में होता है। चलिए 64 नंबर देख लेते हैं। 64 क्या कह रहा है? 64 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला, ननन्या ने महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा है? ननन्या ने, तो ये बिल्कुल उचित है, मतलब करेक्ट है। कनिष्क के सिक्कों पर सबसे पहले भगवान बुद्ध का अंकन करा गया था। तो भगवान बुद्ध का अंकन जो है कनिष्क के सिक्कों पे सबसे पहले हुआ, ये भी एकदम करेक्ट है, यानी ऑप्शन इसका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं। गुजरात राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है? अरे यार ये तो बहुत आसान है। गुजरात के किस जिले में भैया भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों ये है आपका, अगर पता हो, गुहार मोती। कौन सा? गुहार मोती है सबसे वेस्टर्न पॉइंट या सबसे पश्चिमी, गुहार मोती। ये कहाँ पे है, कौन से जिले में पड़ेगा दोस्तों? तो ये कच्छ में पड़ता है। गुहार मोती कहाँ पड़ता है? कच्छ में पड़ता है गुहार मोती। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 66 देखते हैं। 66 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? तो भारतीय मौसम विभाग, ये तो दोस्तों न्यू दिल्ली में है। ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये दोस्तों पुणे में है। ये कहाँ पे है? पुणे में है। मध्यम दर्जे के राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र, ये दोस्तों कहाँ पे है? ये आपका नोएडा में है, यानी ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में। ये कहाँ पे है? हैदराबाद में, हैदराबाद। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ये सी वाला एकदम सही हो जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लोकसभा ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पास किया है दोस्तों। तो बिल्कुल ये हो गया है। कौन सा? लोकल, मतलब जो आपका डाटा है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लेटेस्ट में पास हुआ है, बिल्कुल सही है। हाल ही में दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है फर्जी खबरें या अब भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों के लिए भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 में 2 वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो ये 2 वर्ष नहीं है दोस्तों, 1 वर्ष की जेल है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा कि अगर आप किसी भी तरह की फर्जी न्यूज़ फैलाते हैं ना, फेक न्यूज़, तो 1 साल तक की आपको सज़ा हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, हाल ही में दिल्ली के एक गेट के पास स्थित शहीद पार्क को परिवर्तित करके बनाए गए भारत के पहले ओपन म्यूजियम पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल की उपस्थिति में किया गया। तो ये ठीक है, ये सही है, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 देखते हैं। रजत तरंगिणी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, रजत तरंगिणी कौन सा कथन सही है? पहला, इसकी रचना कल्हण ने 12वीं शताब्दी में की थी। इट हैज़ बीन कंपोज बाय कल्हण इन 12th सेंचुरी। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसे मध्यकालीन कश्मीर के इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है।
मध्यकालीन कश्मीर के इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है, यह भी सही है। इसमें 7,826 श्लोक हैं और इसे तरंग नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की दृष्टि से ये क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 69 में भी कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, मतलब मैचिंग करनी है, नहर और उसकी नहर का स्रोत। ठीक है, चलिए सरहिंद नहर, ये इसका स्रोत क्या है दोस्तों, सरहिंद नहर का। तो सरहिंद नहर का स्रोत है दोस्तों सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी सरहिंद नहर का स्रोत है। त्रिवेणी नहर का स्रोत क्या है दोस्तों, त्रिवेणी नहर का स्रोत है गंडक नदी। त्रिवेणी नहर का गंडक नदी। मिदनापुर का दोस्तों, मिदनापुर नहर का स्रोत क्या है, ये है आपकी कांगस बाती नदी। कौन सी, कांगस बाती नदी। और एडन नहर का दोस्तों स्रोत है दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन एकदम ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, याद रखना। फिर से बता देता हूँ, सरहिंद कैनल सतलज रवि, त्रिवेणी गंडक, मिदनापुर कैनल की अगर बात कर लेगा दोस्तों तो ये हो जाएगी आपकी कंगस बाती, और एडॉन कैनल दामोदर रिवर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन 70 पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके इसको कलानुक्रम में सुसज्जित करना है, मतलब क्रोनोलॉजी में लगाना है। शक संवत की शुरुआत कब होती है दोस्तों, शक संवत की, तो शक संवत आपको पता हो 78 ईस्वी में होती। कब होती है, 78 ईस्वी में। गुप्त संवत की शुरुआत दोस्तों कब होती है, गुप्त संवत, गुप्त संवत होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में। हर्ष संवत की शुरुआत होती है 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में। और वही आपकी हिजरी संवत की शुरुआत होती है 622 संवत में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम याद रखिएगा इसको। क्रोनोलॉजी इसके हिसाब से देखिए 1 2 3 4 एकदम करेक्ट बैठ रही है। ठीक है, तो सी हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 71 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेलुगु गंगा परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है तेलुगु गंगा परियोजना के अंदर। तो पहले तो ये समझो तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर शुरू हो रही है, तो ये दोस्तों कृष्णा नदी की परियोजना है। कौन सी नदी की, कृष्णा नदी की परियोजना है। नंबर 1 बात पूछ ले कहाँ से ये निकलती है दोस्तों, तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से, महाबलेश्वर, जो कि आपका पश्चिमी घाट है ना, महाबलेश्वर से निकलती है। कितनी जगहों पे ये बहती है दोस्तों, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, यहाँ पे ये बहती है, इसको याद रखना। अब कौन सा तेलुगु गंगा परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, तो दोस्तों देखिए केरल नहीं आएगा इसमें। कौन नहीं है, केरल नहीं आता है। ठीक है, बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। 72 में कह रहा है निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, तो दोस्तों देखिए कौन सा कथन सही है ये बताना है 72 में, है ना। सप्ताह के दिनों का सर्वप्रथम उल्लेख 482 ईस्वी के एरण स्तंभ अभिलेख में किया गया है। तो दोस्तों सप्ताह के दिनों का जो उल्लेख है ये 482 के नहीं, 484 ईस्वी के एरण स्तंभ में करा गया। कि इसमें 484 ईस्वी के। दूसरा स्टेटमेंट, यानी ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख धनदेव का महरौली अभिलेख है। तो दोस्तों धनदेव का महरौली नहीं, ये धनदेव का अयोध्या का अभिलेख है। कौन सा, अयोध्या का अभिलेख है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी ना ही एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन सा है, अयोध्या अभिलेख है। ठीक है, और वो 482 नहीं है, 484 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने शशगनी नामक सिक्का चलवाया था जो 6 जीतल के बराबर था। ठीक है, शशगनी नामक सिक्का चलवाया जो 6 जीतल के बराबर था। तो दोस्तों ये किसने चलाया था, इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको पहली चीज़ तो आंसर समझो डी होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि इसको चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने चलाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था, इसको याद रखिएगा। चलिए 74 में मैचिंग करनी है नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी की दृष्टि से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सरहिंद नहीं एक सेकंड, घाघर नदी, सॉरी घग्गर नदी। कौन सी, घग्गर नदी। इसका स्रोत क्या होगा, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरी क्या होगी दोस्तों, तो आपको पता हो घग्गर जो है ये राप्ती नदी होगा। घग्गर क्या है, राप्ती की सहायक है। नर्मदा दोस्तों बहुत बार पढ़ा है, आपको पता होगा नर्मदा जो है, तवा जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी हो जाती है। चंबल नदी की दोस्तों बनास होती है, चंबल की
बनास होती है और झेलम नदी की लिदार हो गई। कौन सी हो गई? लिदार हो गई। यानी इसके हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल हो गया आपका उचित, मतलब करेक्ट। ठीक है, इधर भी मैच कर देता हूँ। घग्गर की राप्ती, नर्मदा की तवा, चंबल की बनास और झेलम की लिडार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए 4 मार्च 2011 को गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों? ठीक है, कौन इसके अध्यक्ष थे ये बताना है। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे पीसी चाको। कौन थे? पीसी चाको, जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था कांग्रेस सरकार में। चलिए 76 देख लेते हैं। 76 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन पहला मुसलमान था जिन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अलबरूनी ने क्या करा था? पहले संस्कृत पढ़ना सीखा, फिर अपना उनके पुराण, जो हमारे भारत के पुराण है ना, उन सबको गीता ईता ये सब महाभारत पढ़ी उन्होंने। ठीक है, तो अलबरूनी हो जाएगा। अब मैं पूछ लूँ एक क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? ये ज़रा कमेंट में बताओ अगर याद हो, इससे पहले वाले में करा था। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया दोस्तों? तो ये तो तभी बता पाओगे जब टाइम पीरियड याद हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, पता होगा। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1210 से 1236 है। बलबन का टाइम पीरियड दोस्तों क्या है? बलबन का टाइम पीरियड है 1266 से 1287। ठीक है, 1266 से 1287। गियासुद्दीन तुगलक की बात करें अगर, इसका टाइम पीरियड देखें तो ये है 1320 से 1325। बहलोल लोदी का टाइम पीरियड है आपका 1451 से 1489। ठीक है, अब देखो इसमें से सबसे कम कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है ना, मात्र 5 साल का शासन करा था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलो 78 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 78 क्या कह रहे हैं? राज्य क्षेत्र है और उनकी स्थानांतरित कृषियां हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। ठीक, चलो तो आंध्र प्रदेश में पोडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है उसको पोडू बोलते हैं क्या? आंध्र प्रदेश में जो होती है, तो बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोडू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोडू बोला जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में जो होती है उसको कुमारी बोलते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में कुरुआ बोलते हैं क्या? तो ये गलत है, राजस्थान में कुरुआ आपका नहीं बोलते हैं। कुरुआ जो बोला जाता है ये झारखंड में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? झारखंड में बोला जाता है। कुरुआ कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, ये झारखंड हो जाए। बाकी मणिपुर में पमालू बोलते हैं। ठीक है, पामलू या पमालू, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पामलू बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। 79 क्या कह रहा है? 79 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, कौन सा गलत मैच कर रहा है। ठीक है, अतराकिन का दरवाज़ा या अतराकिन्स डोर इल्तुतमिश ने बनवाया था। अतराकिन दरवाज़ा, तो ये सही है दोस्तों। अतराकिन दरवाज़ा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। आदिलाबाद का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था, ये गलत है। टॉम्ब ऑफ आदिलाबाद ये जहांगीर ने नहीं बनाया था। ये किसने बनाया था दोस्तों? ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी जामा मस्जिद, शाहजहाँ, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब तो याद ही होगा आपको। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये दिल्ली में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, ये भी सही हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये भी एकदम सही है दोस्तों। सेंट्रल कोकोनट या केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों कसारगोड़ में है, कोट्टायम में नहीं है, काटोयम। ये कहाँ पे दोस्तों? कसारगोड़। कहाँ पे है? कसारगोड़, लिख देता हूँ। कसारगोड़, कसारगोड़। और ये है कहाँ? केरल में। ये कहाँ है? केरल में दोस्तों। ठीक है, कसारगोड़ केरल में है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चलिए 81 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों? 1 पिकोग्राम में, तो दोस्तों 1 पिकोग्राम में यही गलत हो गया शुरुआती। 10.-8 नहीं होते हैं, 10⁻12 ग्राम होते हैं। 10⁻12 ग्राम होते हैं दोस्तों 1 पिकोग्राम में, 10⁻12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम में 10⁻6 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम में 10⁻15 ग्राम। 1 नैनोग्राम में 10⁻9 ग्राम। ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 82 देखते हैं।
नवीनतम कृषि डाटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प को चुनना है दोस्तों। कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है, ये बताना है। कर्नाटक भारत में रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक जो है वो भारत में सबसे बड़ा रागी का उत्पादक है, ये सही है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट और मेस्टा का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट और मेस्टा का सबसे बड़ा उत्पादक, यह भी मैचिंग में कराया मैंने आपको। और भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ही सही है, ठीक है दोस्तों। अभी देखते जाओ 82 में कितने नंबर आए हैं ना। पेपर बहुत करीब है, अब समय नहीं बचा है। कम से कम देखो, अब कम से कम 14 से 15 घंटे की स्टडी तो निकालनी ही पड़ेगी। अब ये भूल जाओ बोर हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, जीवन पड़ा है बोर होने के लिए। पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। पेपर समझ लो प्री का बहुत टफ आने वाला है। आर ओ का टफ आता है और आएगा, समझ रहे हो। तो और अच्छे खासे लोग उन्होंने फॉर्म भरा, देखा ही आपने। तो ये सब नहीं है एक पोस्ट करनी है, वो सब कहने की बातें होती हैं, है ना। मेहनत बहुत लगेगी, इसलिए अच्छे से लगे रहो इसमें। चलो, डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था दोस्तों, है ना। डिजिटल जो आज देख रहे हो पेमेंट सिस्टम, इसको बढ़ाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों। तो इसके लिए गठन किया गया था दोस्तों रतन पी वताल कमेटी। रतन पी वताल कमेटी, ठीक है, इसको याद रखिए, रतन पी वाटल समिति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। नवीनतम खनिज डाटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है, ठीक है। कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। तो दोस्तों, शीशे के उत्पादन में क्या राजस्थान पहले नंबर पे है। शीशे के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। टिन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले पे है, तो ये भी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चांदी के उत्पादन में राजस्थान है, ये भी एकदम सही है। टंगस्टन के उत्पादन में तेलंगाना, ये गलत है, क्योंकि टंगस्टन का उत्पादन भारत में नहीं होता है, ठीक, भारत में नहीं होता है। क्वेश्चन 85 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। कौन सी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी। जी हाँ, तो इंडस्ट्री पे आधारित थी दोस्तों सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि टाइम पीरियड क्या था इसका 1956 से 1961, है ना। 1956 से 1961 इंडस्ट्रियल पॉलिसी या महानलोबिस योजना याद होगी आपको, ठीक है। चलिए, नवीनतम खनिज डाटा 2023 के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा सही है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। तो दोस्तों, ये मैंने लेटेस्ट खनिज डाटा पढ़ाया है, उसमें आपने पढ़ा होगा दोस्तों, अगर तो बता दोगे बिल्कुल सही है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक देश है, ये भी एकदम सही है। भारत विश्व का 15वां सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट उत्पादक देश है, ये भी एकदम सही है दोस्तों। तो ऑप्शन 1, 2, 3 इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, एकदम ही सही है तीनों। चलिए, क्वेश्चन 87 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है दोस्तों। कौन सा विकल्प 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित नहीं है, सॉरी नहीं है, एक सेकेंड। तो दोस्तों देखिए, 5th 5 ईयर प्लान जो था उसके सारे नारे यही थे। गरीबी हटाओ, 20 पॉइंट प्रोग्राम या 20 सूत्री कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अंत्योदय प्रोग्राम, ये चारों ही इसके थे। तो इनमें से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि ये चारों ही इस योजना के मतलब पंचवर्षीय योजना के तहत ये स्लोगन दिए गए थे। चलिए, 88 देख लेते हैं। नवीनतम कृषि डाटा 2023 के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। तो दोस्तों, भारत विश्व का दूसरा नहीं है, तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। दूसरी स्टेटमेंट, भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा ग्रीन कॉफ़ी उत्पादक देश है दोस्तों, तो ये सही है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ग्रीन कॉफ़ी में भारत दूसरे पे आता है। सी कह रहा है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। तो दोस्तों, भारत विश्व का तीसरा नहीं है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। कौन सा, दूसरा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं 89 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, ये बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये लागू हुई थी क्या। तो दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना ये सही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गैडगिल फॉर्मूला आया, ये भी दोस्तों सही है, गैडगिल फॉर्मूला चौथी पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये भी ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना मध्यमा भोजन योजना या मिड डे मील स्कीम। दोस्तों, मिड डे मील स्कीम जो है ये आई थी आपकी 8th 5 ईयर प्लान में। कब आई थी,
8th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो ये गलत है, ये दोस्तों 8th 5 ईयर प्लान है। कौन सा 8th? तो ये ऑप्शन डी जो होगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। 93 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कह रहा है वनावरण में सबसे अधिक कमी सहारनपुर में दर्ज की गई है। क्या ये बात सही है दोस्तों? तो दोस्तों गलत है इस, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी जो दर्ज की गई है वो करी गई है सोनभद्र में। कहाँ पे करी गई है? सोनभद्र में करी गई है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट, वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सोनभद्र में हुई है क्या? नहीं, उल्टा है, वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा सहारनपुर में। कहाँ हुई है? सहारनपुर में। और कमी जो आई है वो आई है सोनभद्र में। झाड़ियों में सबसे अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी जिले में है। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि झाड़ियों में सबसे अधिक क्षेत्रफल आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में। यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, याद रखिएगा। चलिए 94 नंबर देख लेते हैं। 94 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के 14 दिन के अंदर धन विधेयक को लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये तो होता ही है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। और किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बिल्कुल, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, ठीक है। मनी बिल का आर्टिकल अगर याद हो दोस्तों तो मज़ा ही आ जाए, अगर बता दो कमेंट में। चलो दोनों ही सही है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, ठीक है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की 39.20 करोड़ से अधिक खुराक लगाने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यूपी में इतने करोड़ वैक्सीन लग चुकी है अब तक। दूसरा, उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। सी कह रहा है गोरखपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस की दोनों ओर औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये भी सही है, यानी इनमें से दोस्तों कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। ये तीनों ही उत्तर अपनी जगह सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। कह रहा है लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर निम्नलिखित में से किसके प्रतिवेदन की समीक्षा करता है दोस्तों? तो दोस्तों ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की जो रिपोर्ट होती है उसको करता है, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर होते हैं पूछ ले अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी में, तो 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और आपके 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। 22 मेंबर होते हैं, इसको याद रखिएगा। 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनना है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में 4 जिलों में वनावरण की दृष्टि से मध्यम सघन वन नहीं है, ठीक है, पहली बात। तो ये स्टेटमेंट तो दोस्तों सही हो जाएगी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। दूसरी चीज़, नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक है। तो ये दोस्तों गलत है, ये गुजरात नहीं है, ये मध्य प्रदेश होगा। कौन होगा? मध्य प्रदेश होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, यहाँ पे मध्य प्रदेश होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। 98 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकती है, ठीक है। तो संसद कब राज्य से संबंधित कानून बना सकती है? तो वो बना सकती है अनुच्छेद 253 के तहत, अनुच्छेद 253 के तहत, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। 99 में क्रोनोलॉजी यानी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है निम्नलिखित योजनाओं को। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब आया था दोस्तों? ये आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये कब आई थी दोस्तों? ये आई थी 1993 में, 1993 में। इंदिरा आवास योजना दोस्तों कब आई? इंदिरा आवास योजना 1985 में, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना दोस्तों कब आई? ये आई 1989 में, 1989 में, ठीक है। तो इसके हिसाब से सही क्रम क्या हो गया? 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 100 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, कितने सही हुए ये जरूर देखते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। जुलाई में कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये तो दोस्तों 2 फरवरी को मनाते हैं,
वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ये दोस्तों हम लोग 21 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को, ठीक है। तो क्या जुलाई में कोई आया? कोई नहीं आया दोस्तों, ठीक है। तो यानी इसका तो आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी हो गया। 101 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस में ध्वनि की गति 25 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होती है? ठीक है, किस गैस में कह रहा है ध्वनि 25 डिग्री सेल्सियस में सबसे कम होती है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों, देखिए SO2 में। SO2 में सबसे कम होती है दोस्तों, किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, 102 देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 या इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के संबंध में गलत विकल्प को चुनना है। कौन सा विकल्प गलत है? तो भारत की रैंकिंग दोस्तों कितनी है? 126 है, तो ये तो सही है। भारत की रैंकिंग कितनी है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? 126। आइसलैंड की दोस्तों रैंकिंग कितनी है? फर्स्ट है, तो आइसलैंड की रैंकिंग फर्स्ट है। न्यूजीलैंड दोस्तों दूसरे नंबर पे नहीं है, ये गलत है। दूसरे नंबर पे आपका डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है। तो ये जो है सी गलत हो जाएगा आपका, ये गलत है, ठीक है। 103 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबसे अधिक है? किसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबसे अधिक है? इंग्लिश में कहें तो हाईएस्ट यंग मॉड्यूल कोफिशिएंट, ये किसका सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक लकड़ी का होता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका हड्डी आती है जिसका ज़्यादा होता है, फिर ग्लास तीसरे पे है, एल्युमिनियम चौथे पे, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा दोस्तों? लकड़ी का होगा, सबसे ज़्यादा लकड़ी का होगा, ठीक है। चलिए 104 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकगीत नौका झक्कड़ किस समुदाय द्वारा गाया जाता है दोस्तों? ये लोकगीत किस समुदाय द्वारा गाया जाता है? तो ये दोस्तों गाया जाता है नाई समुदाय द्वारा। बार बार कम्युनिटी गाती है। कौन सा सॉन्ग? फोक सॉन्ग, नौका झक्कड़, ये सब, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। 105 देख लेते हैं। 105 क्या कह रहा है? तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 0 से अगर 100 डिग्री टेम्परेचर आप कर रहे हैं तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों आवश्यकता होगी 100 कैलोरी की। कितनी की? 100 कैलोरी की, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 106 देखते हैं। कह रहा है करेला निम्न में से किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? तो दोस्तों करेले में जो जड़ होती है वो मणिकामय जड़ होती है। कौन सी होती है? मणिकामय जड़, ठीक है, इसको याद रखना। क्योंकि कंदिल जड़ें जो है ये शकरकंद में होती हैं। किस में होती हैं? शकरकंद में होती हैं, शकरकंद में होती हैं। और पुलकित जड़ें दोस्तों दलिया में होती हैं, ठीक है, दहलिया, दहलिया। और ग्रंथित जड़ें दोस्तों आंबा हल्दी में होती हैं, आंबा हल्दी में होती हैं आपकी कौन सी? ग्रंथित जड़ें, ठीक है। 107 नंबर देखते हैं। चलिए 107 में कह रहा है कि प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण दरवाजे की झिरी से आने वाला प्रकाश बिखर जाता है? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सिल्ट ऑफ द डोर इज गॉट स्कैटर्ड। तो दोस्तों ये जो घटना होती है ये होती है आपकी विवर्तन की वजह से। किसकी वजह से? विवर्तन की वजह से, या यूँ कहे डिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? डिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। चलिए 108 क्या कह रहा है? अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का चयन करना है। सेलेक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होगा सही, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सबसे घटते क्रम में अगर चलें तो जिंक, आयरन और टिन। कौन सा? जिंक, आयरन और टिन। सबसे ज़्यादा जिंक का होगा, फिर आयरन का और फिर टिन का, ठीक है। चलो 109 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? पाइका अखाड़ा, उससे कौन सा राज्य संबंधित है? तो मार्शल आर्ट और संबंधित राज्य, ठीक है। पाइका अखाड़ा ये दोस्तों कहाँ होता है? पाइका अखाड़ा ये कहाँ पे खेला जाता है? पाइका अखाड़ा तो ये खेला जाता है दोस्तों उड़ीसा में, ये बिल्कुल सही है। काठी शामू, कौन सा? काठी शामू ये आंध्र प्रदेश में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इंशु नावर दोस्तों, इंशु नावर नागालैंड में नहीं होता है, ये गलत है। ये होता है दोस्तों मिज़ोरम में। कहाँ होता है? मिज़ोरम में होता है दोस्तों। इंशु नावर कहाँ होता है? मिज़ोरम में। और वर्माती तमिलनाडु, वर्माती तमिलनाडु बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 11 नंबर मतलब 110 नंबर देखते हैं। 110 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? ड्यूरालुमिन मिश्र धातु के निर्माण में निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों ड्यूरालुमिन बनाने में, ठीक है। तो देखो दोस्तों ड्यूरालुमिन बनाने में
यूज़ किसका किसका होता है ये समझ लो। एक हो गई आपकी एल्यूमिनियम, प्लस दूसरी हो गई आपकी कॉपर यानी तांबा, तीसरी हो गई आपकी मैग्नीशियम, ठीक है, और चौथी हो गई मैंगनीज़, चौथी हो गई मैंगनीज़। यानी आपको पता चला कि जिंक का उपयोग नहीं करते हैं। किसका उपयोग नहीं करते हैं? जिंक का उपयोग नहीं करते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर, मैंगनीज़ और मैंगनीज़, ये 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। एल्युमिनियम, कॉपर, मैंगनीज़ और मैंगनीज़, ठीक है। चलिए 110 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है, ठीक है। लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बताएंगे आप? तो आपका जो जवारा है, कौन सा जवारा, ये कहाँ पे होता है दोस्तों? जवारा ये होता है बिहार में, गलत है। जवारा होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। फिर आता है आपका गौर मारिया, कौन सा? गौर मारिया, ये होता है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। ये सही मैच कर रहा है, पहली चीज़ गौर मारिया छत्तीसगढ़ सही है। पहले तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, बाकियों को मैच कर देता हूँ, ठीक है। ये तो सही है, जवारा मध्य प्रदेश में होती। गिद्दा दोस्तों पता होगा आपको, पंजाब में होता है गिद्दा, ठीक है। गिद्दा कहाँ होता है? पंजाब में होता है। और जाट जटिन जो है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है? जाट जटिन ये आपका बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस कीट के कारण अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है दोस्तों, ठीक है। किसके काटने के कारण होती है दोस्तों? तो पहली चीज़ तो ये समझो, ये होती है सीसी मक्खी। कौन सी? सीसी मक्खी के कारण, ठीक। दूसरी चीज़, सॉरी, रैट फ्ली अगर काटती है तो कौन सी बीमारी होती है? ब्यूबोनिक प्लेग हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्यूबोनिक प्लेग हो जाता है दोस्तों, ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है। सैंड फ्ली अगर काट लेती है दोस्तों तो हो जाता है काला जार। क्या हो जाता है? काला जार, ठीक है। और बैड बग काट लेती है अगर दोस्तों तो टाइफस बुखार हो जाता है। कौन सा? टाइफस बुखार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, टाइफस फीवर, काला जार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 113 नंबर, मैचिंग करनी है हमको। एक जिला एक उत्पाद में क्या सही होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए मेरठ, मेरठ किस लिए फेमस है दोस्तों? तो मेरठ आपको पता होगा खेल की सामग्री के लिए बहुत फेमस है। अमेठी दोस्तों, अमेठी किस लिए फेमस है? मूंज उत्पाद के लिए। किसके लिए? मूंज उत्पाद के लिए। बुलंदशहर दोस्तों किस लिए फेमस है? सिरेमिक उत्पाद के लिए। किसके लिए? सिरेमिक उत्पाद के लिए। और हापुड़ आपका होम फर्निशिंग, हापुड़ होम फर्निशिंग, ठीक है। यानी 113 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 114 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, ये बताना है। कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, बता लोगे आराम से। विटामिन B2 की कमी के कारण किलोसिस हो जाता है। विटामिन B2 की कमी के कारण किलोसिस हो जाता है, सही है। विटामिन B5 की कमी के कारण पेलाग्रा हो जाता है। विटामिन B5 नहीं, तो विटामिन B5 नहीं, यहाँ विटामिन B3 की कमी के कारण। पेलाग्रा किसके लिए होता है? विटामिन B3 की अगर कमी है तो पेलाग्रा होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी B6 की कमी से रुधिर क्षीणता या एनीमिया हो जाता है। B7 की कमी के कारण चर्म रोग हो जाता है या स्किन डिसीज हो जाती है, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। 115 नंबर देख लेते हैं। कह रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार किस शहर की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों देखिए, गाजियाबाद मैंने आपको बताया था नंबर 1 पे आता है जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। फिर बनारस आता है दोस्तों इसके हिसाब से। फिर आपका लखनऊ आएगा, फिर आपका भदोही सबसे कम, ठीक है, इनमें से, ठीक है। गाजियाबाद तो नोएडा कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा, मतलब कहने का भदोही में सबसे कम है, भदोही में सबसे कम मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए 116 देख लेते हैं। 116 कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में वैश्विक शांति और स्थिरता के संवर्धन के उद्देश्य से भारत ने सऊदी अरब के तटीय शहर जिद्दा में सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। दूसरा कह रहा है हाल ही में उत्तरी पेरू के काजमार्का प्रांत के चोटा क्षेत्र पर एक 3000 वर्ष पुराने मकबरे की खोज की गई है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा सरकार और सरकारी उपक्रमों में संविदात्मक विवादों को हल करने के लिए उद्देश्य विवाद से विश्वास 2.0 शुरुआत की गई है। किसकी? विवाद से विश्वास 2.0, विवाद से विश्वास 2.0। ये किस लिए है? ये वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा सरकार और सरकारी उपक्रमों में जो भी दिक्कतें चल रही उसको सुलझाने के लिए।
यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं अपनी जगह, ठीक है। चलिए 117 देख लेते हैं दोस्तों। 117 कह रहा है हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इसकी इस वर्ष की थीम क्या थी दोस्तों? इसकी क्या थीम थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, इसकी थीम क्या थी? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ठीक है। 118 देख लेते हैं, करंट का क्वेश्चन है 118। 118 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में कैटलिन कारिको, कौन? कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन, कैटलिन कारिको, ड्रू विस्मैन को mRNA टीकों पर उनके अग्रणी काम के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, नाम याद रखना, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मेडिकल में मिला है कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को। दूसरा कह रहा है हाल ही में पियरे अगस्तोनी, कौन? पियरे अगस्तोनी, फेरेंग क्रॉस और एनी एल हुलियोर को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, फिजिक्स का नोबेल। तीसरा, मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रूज और एलेक्सी आई एक्कीमोव, इनको क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल मिला है। तो ये भी सही है, तीनों बिल्कुल सही हैं दोस्तों, सारे ऑप्शन। और आपको देखो मेडिकल का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तीनों नोबेल भी याद हो गया आपको, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 119 देख लेते हैं। 119 देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किन देशों के मध्य सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने और सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण के संभावित खतरों से निपटने के लिए लिप्टोको गोरोमा चार्टर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स, ठीक है, लिपोटो गोरोमा चार्टर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स नामक एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों। तो दोस्तों ये करें, देखें, माली, बुर्किना फासो एवं नाइजर, माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। माली, बुर्किना फासो, नाइजर, सब अफ्रीका की कंट्री हैं। चलो 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में राजस्थान के प्रियन सैन को मिस अर्थ इंडिया 2023 चुना गया। किसको? राजस्थान की प्रियन सैन को मिस अर्थ इंडिया 2023 चुना गया, बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में उदयपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 चुना गया। किसको? प्रवीणा अंजना को, ये भी सही है स्टेटमेंट। तीसरी कह रहा है हाल ही में रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा भारत के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन को 65वां रोमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये भी सही है, यानी इसके ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 121 देख लेते हैं। कह रहा है, एक सेकेंड, कह रहा है हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति कटरीना एन सकेलारोपौलू द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये दोस्तों ग्रीस की हैं। कहाँ की है? ग्रीस की राष्ट्रपति है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ग्रीस की राष्ट्रपति। चलिए 122 देख लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर 2022 से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से संबंधित नहीं है, ये बताना है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी में अश्विनी कुमार को मिला है, जीव विज्ञान में एम मदिका सुब्बा रेड्डी और जीव विज्ञान में अकट्टू बीजू, ठीक है, कौन इससे संबंधित नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों पहला और दूसरा इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है ये मिला है किसको? जीव विज्ञान में अकट्टू बीजू को। किसको? जीव विज्ञान में अकट्टू बीजू को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 123 देख लेते हैं। 25वां सियाट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023 संबंधित सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, कौन सा सही है इसमें से। मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड टिम साउदी को मिला है, न्यूजीलैंड को, तो ये गलत है। ये मिला है भैया शुभमन गिल जी को। शुभमन गिल पता होगा आपको, भारत के ये हैं, ठीक है। और विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर ये किसको मिला है? दीप्ति शर्मा को, ये सही है। बेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर केन विलियमसन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसलिए दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 124 देख लेते हैं। 124 में कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, कौन सा इस विकल्प में से सही है, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना एवं संयुक्त अरब अमीरात के मध्य, किसके मध्य? भारतीय नौसेना
और संयुक्त अरब अमीरात, इसके मध्य द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार, कौन सी? जायद तलवार 2023 दुबई के रशीद बंदरगाह में आयोजित किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जायद तलवार पूछे किसके बीच में हुआ है, तो इंडियन नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, इसमें भारत की ओर से भारतीय नौसेना के फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद ने भाग लिया। INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद ने भाग लिया, बिल्कुल सही है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए, इसीलिए अब आगे चलते हैं। 125, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? ठीक है, काफ़ी आसान है ये भी। हाल ही में भारत की तीसरी पीढ़ी की 2 स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग और दूसरी हेलिना, याद रखना है, नाग और हेलिना क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब का सफलतापूर्व परीक्षण हो गया है। किसका किसका याद रखना है आपको? नाग का, और दूसरी मिसाइल है हेलिना का। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ही मिसाइलें DRDO द्वारा विकसित तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है। नाग सतह से हवा में तथा हेलिना हवा से सतह में मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल है, जो बिल्कुल दोस्तों ये आपको याद है। नाग जो है ये क्या है? सतह से हवा में। सांप कहाँ से काटता है? जमीन से काटता है ना, तो ऐसे याद कर लो, नाग सतह से हवा में मार करेगी और हेलिना हवा से सतह में। ठीक है, तो ये इसके जो है दोस्तों चारों ही, मतलब कहने का तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए 126 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में जापान की कंपनी CATL ने 10 मिनट चार्जिंग करने पर गाड़ी लगाकर 400 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाली एक बैटरी लॉन्च की है, कि मतलब 10 मिनट आप इसको चार्ज करेंगे, गाड़ी में लगाएंगे, 400 किलोमीटर चलाइए। ठीक है, ये जापान ने निर्मित की है, तो ये गलत है। ये जापान ने नहीं, ये सब काम चाइना करता है, चीन ने करा है दोस्तों। ये किसने करा है? चीन ने करा है ये। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इस बैटरी निर्माता कंपनी ने दुनिया की पहली लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लॉन्च की है। बिल्कुल, दुनिया की पहली लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लॉन्च की है, जिसे 4C तकनीक से चार्ज किया जाएगा। बिल्कुल, यानी इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद रीजनिंग शुरू हो जाएगी। 127 देखते हैं। कह रहा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि वियना, कौन सा? वियना ऑस्ट्रिया का जो है ये फर्स्ट रैंक पे आया है। वियना ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट रैंक पे आया है, तो दोस्तों ये सही हो जाएगा। वियना जो है ये पहले नंबर पे आया है दोस्तों, वियना पहले नंबर पे है। सेकंड रैंक पे मेलबर्न नहीं है दोस्तों, सेकंड रैंक पे आपका कोपेनहेगन है, डेनमार्क। और थर्ड रैंक पे मेलबर्न है, यानी सेकंड पे कोपेनहेगन, थर्ड पे मेलबर्न, यानी सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए रीजनिंग शुरू हो गई है, रीजनिंग देखते हैं। चलिए दोस्तों 128 नंबर देखते हैं। 128 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से लुप्त संख्या बतानी है, तो बहुत आसान हो जाएगा ये। चलिए बताता हूँ इसको, आप वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। 4 से 6 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है, 12 से 30, 30 से 90, 115, 8 यहाँ क्या आएगा ये बताना है। तो देखो 4 में मल्टीप्लाई अगर हम करें किसका? 1.5 गुने का, यानी 15 चौको 60, 6 आ गया यहाँ। अब 6 में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, तो 12 आ रहा है, मतलब 1.5 बढ़ रहा है। अब 12 में किसका होगा दोस्तों? 2.5 का होगा। 12 में किसका होगा? 2.5 का, तो 30 आ गया। 30 में 3 का होगा तो 90 आ जाएगा। ऐसे ही 90 में 3.5 का होगा तो 315 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 8 कैसे आया होगा? जब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा दोस्तों? मतलब 4 कैसे आया होगा? 1.5 का है ना, 1.5 से पहले 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, 4 एकदम 4 आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 1 का हुआ, उससे पहले 0.5 का हुआ होगा कि 8 में 0.5 का मल्टीप्लाई करो, 8 5 40, यहाँ 4 आ जाएगा। ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, चलिए 129 देख लेते हैं। बहुत ही आसान सीरीज़ है। 12, 11, 18, 45, 169, 795, 474, 4734। इसमें से ये बताना है कौन सा गलत है, ये बताना है। काफ़ी आसान है दोस्तों, इसको मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई कर लीजिए। अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट में बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। काफ़ी ईजी है, एक तो ट्राई कम से कम
कर ही सकते हो कि कितनी रीजनिंग तैयार है ना। तो इसको मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करें। आंसर बता देता हूँ, आंसर 169 होगा इसका, ठीक है। ना है तो मुझे बताइएगा, बता दूंगा। ऐसे ही इसमें ऑड चुनना है, लगातार मैं 7 टेस्ट से ऑड चुनना आपको बता चुका हूँ दोस्तों। इसको भी ज़रा आप ट्राई करिए कि आप कर सकते हैं, ये बताइएगा, तो मैं इसको भी बता दूंगा। हालांकि इसका जो आंसर है वो ए होगा, ठीक है। अगर ना है तो बताइए, मैं बता दूंगा इसको। ऐसे ही दोस्तों 131 भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। शब्दकोश में वही डिक्शनरी के हिसाब से बताना है तीसरे स्थान पर कौन होगा। तो ये भी मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका डी है, ठीक है। ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो बता दूंगा, इसमें ऐसे कुछ नहीं है। लगातार 7 टेस्ट अगर आपने देखे हैं तो आप आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें बताना है दोस्तों, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे ए हैं जिनके ठीक पहले ए है, जिनके ठीक पहले बी है और ठीक बाद में ई है। तो यार ये क्या है, ये आंखों का टेस्ट है एक तरह से, समझ लो, देख डालो, इसको बता दोगे आराम से, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आंसर भी बता देता हूँ, 132 का ए हो जाएगा, ठीक है। 132 का ए है, मतलब एक ही है ऐसा, ठीक है। ये भी आप ट्राई करो, मैं चाहता हूँ। ऐसे स्टब बॉन्ड में भी कौन से शब्द जो नहीं बन सकते हैं, तो देख लो इसमें कौन सा अक्षर है जो यहाँ पे नहीं है दोस्तों, वो हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, यानी इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ, डी है। ट्राई कर लीजिएगा, ना आए तो बताइएगा। 134 देख लेते हैं। फसल जिस प्रकार खेत से संबंधित है उसी प्रकार अयस्क। अब देखो, क्रॉप इज रिलेटेड टू फील्ड, और हमें कहाँ से मिलती है, माइन से मिलती है, खादान से मिलती है। लड्डू क्वेश्चन है ये सब, ये तो आराम से कर ही लोगे। अब एक गुप्त कोड में स्टडी को 20 लिखा जा रहा है, फिगर को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो ये भी मैं आपको पैटर्न बता चुका हूँ कैसे पता करते हैं, है ना। तो जैसे देखो, ये वाला बता ही देता हूँ। 1 2 3 4 5 डिजिट है। कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। 5 में एक कम, 5 में एक कम, यानी 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 हो रहा है। ऐसे ही इसमें कितने डिजिट है दोस्तों, 6 हैं। 6 में एक कम कर दो, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है, यानी 30 आंसर हो जाएगा। काफ़ी लड्डू क्वेश्चन है ये, आराम से कर सकते हो। ये तो हिस्ट्री का ही है दोस्तों, वॉइसरॉय का टाइम पीरियड है, ये भी बता देता हूँ तो रिवीजन भी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड क्या था, 1856 से 1862, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लॉरेंस का क्या था दोस्तों, 1864 से 1869। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड 1876 से 1880, और लॉर्ड रिपन का अभी कल ही बताया है 1880 से 84, ठीक है। तो इसको अच्छे से रट डालो, 1 2 3 4 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन है। ऐसे त्रिभुज बनाने में भी दोस्तों बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ त्रिभुज बनाना, कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर लो, है ना। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। देखो, एक ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, 3 दिख रहे हैं, 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, एक ये बड़ा सा दिख रहा है, 8 हो गया, एक ये बड़ा सा दिख रहा है, 9 हो गया, और एक तो ये बड़ा वाला हो गया, 10, है ना। तो ऐसे करके बना सकते हो 10 त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। इसको भी कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। 138। अब इनमें से कौन सा नंबर जो है, कह रहा है जो दर्पण प्रतिबिंब में कितने अंक अपने मूल रूप समान दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ऐसे कितने नंबर है दोस्तों जो सेम दिखते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ, 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 0 से 9 में कमेंट में बताइए कितने नंबर है जो शीशे में एक जैसे दिखते हैं। इसके लास्ट वाले टेस्ट में भी बताया है, उसके भी लास्ट वाले में बताया। अगर याद हो तो प्लीज़ इसको बताओ भाई, दीवार से टेक लेके पढ़ने से कुछ नहीं होगा, याद भी चीज़ें करो। 8वां टेस्ट है ये, 7 टेस्ट में लगातार बताया है कि ए से जेड में कितने अक्षर सेम दिखते हैं, और 0 से 9 में पानी में कितने अक्षर सेम दिखते हैं, जरा कमेंट में बताओ, ठीक है, और इसको ट्राई करो। 139। निम्नलिखित समूह में कौन शेष 3 से भिन्न है, मील लीटर सेंटीमीटर गज। मील लीटर सेंटीमीटर और गज आराम से बता देख सकते हो कि यार देखो, मील सेंटीमीटर गज ये सब दूरी के मापन है, और लीटर लिक्विड का मापन है ना, तेल है, दूध है, सब लीटर में मिलता है, और जगहें जो होती हैं, ज़मीनें, वो सब सेंटीमीटर मील गज में मिलती हैं, ठीक है। 140। निम्नलिखित में से कौन एक अलग है, नाक जीभ त्वचा हाथ। तो दोस्तों देखो, नाक जीभ त्वचा इन सब में हाथ जो है ये अलग है ना, हाथ क्या है, एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 140 में कितने नंबर है, जरा देख के बताइएगा। 8 टेस्ट हो गए हैं, क्या 2 और कराऊं या 12 और करा दूं, मतलब कहने का 20 टेस्ट करा दूं क्या, कमेंट में ज़रा बताइएगा।